एपिसोड की शुरुआत में जब दरवाजा नॉक होता है तो मुनचुन ली को दरवाजा खोलने से मना करता है, पर जब बाहर से प्रोफेसर सैंग की आवाज सुनाई देती है तो वो दरवाजा खोलने को बोल देता है। जैसे ही ली दरवाजा खोलता है, बाहर सैन्यम थी। वो कहती है कि तुमने दरवाजा खोल दिया। इतने में ली पीछे देखता है कि मुनचुन अजीब सा बिहेव करने लगता है और अब सैनिक भी गायब थी। मुनचुन मोगदान से रिलेटेड पेपर्स को पकड़कर खिड़की की तरफ जाने लगता है। सैनिक भी एक विजन देखकर समझ जाती है कि मुनचुन की जान खतरे में है। यहाँ ली को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी मुनचुन खिड़की पर खड़ा होकर उसे कहता है कि प्रोफेसर सैंग सही कह रहे थे। ली कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो खिड़की से कूद जाता है और उसी टाइम सैनिंग और सैंग भी वहाँ पहुँचते हैं। ली जल्दी से भागते हुए बाहर आता है तो मुनचुन को मरा हुआ देखता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जैसे ही सामने वो सैनिक को देखता है तो उसके पास जाकर उस पर बहुत ही चिल्लाता है और कहता है कि तुम क्या हो, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ऊपर थी। फिर एकदम से वो कहने लगती है कि क्या हुआ अगर वो मर गया तो, सबको कभी तो मरना ही है। सैंग समझ जाता है कि सैनिक नहीं है, वो एविल स्पिरिट है। वो उसे वहाँ से ले जाकर पूछता है कि तुम्हें उसकी जगह मुझे मारना चाहिए था, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। तो वो कहती है कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया। इसके बाद वो दूसरी तरफ निकल जाती है। चलते चलते रास्ते में उसे एक क्लब दिखता है। अंदर जाकर वो देखती है कि वहाँ पर सब एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, तो वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है और उनके साथ डांस करने लगती है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो देखती है कि वो अपनी मॉम के साथ थी। वो उनसे पूछती है कि मैं यहाँ कब आई। उसकी मॉम बताती है कि तुम कल रात आई थी, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। पर सैनिक को तो कुछ भी याद नहीं था। उसकी मॉम को लग रहा था कि उसने ड्रिंक की थी, क्योंकि उसकी नज़र में तो वो कल सेमी के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी। वो उसे ये भी कहती है कि कल तुमने कोई बुरा सपना देखा था, सपने में तुम रो रही थी और मुझसे कह रही थी कि प्लीज़ मॉम मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर वो अपने रूम में जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे हेयर बैंड, क्लिप्स, रबर बैंड और बहुत सारी चीज़ें दिखती है। साथ ही कुछ फोटोज भी रखी हुई थी। वो समझ जाती है कि ये सब वो एविल स्पिरिट लेकर आई है। बाहर निकलने पर वो मन ही मन उसे कहती है कि किसी को मारने के बाद तुम ऐसे कैसे एंजॉय कर सकती हो। तभी उसके अंदर से वो एविल स्पिरिट कहती है तुम्हें मेरी ज़रूरत है। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक डिटेक्टिव ली को बताता है कि हमने पूरी बिल्डिंग और ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, पर हमें वो लड़की नहीं दिखाई दी जिसके बारे में तुम बता रहे थे। सीसीटीवी में बस इतना ही दिखाई दिया कि डिटेक्टिव मुंचुन खुद ही खिड़की से कूद गए। उन्हें लग रहा था कि मुंचुन ने सुसाइड किया है, क्योंकि 20 साल पहले ही उनकी वाइफ की किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी और अकेलेपन की वजह से शायद उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनमें से कुछ तो ली को ही दोष दे रहे थे कि तुम्हारे सामने ही उसने सुसाइड किया और तुमने कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ से निकलते हुए उसे सैनिक मिलती है, पर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है तो सैनिक उसे रोकती है। वो अपना क्राइम कन्फेस करती है और कहती है कि मुझे अरेस्ट कर लो और लॉकअप में डाल दो। तो वो कहता है कि मैं अगर तुम्हें अरेस्ट कर भी लूँगा, मैं ये कहूँगा कि तुमने एक डिटेक्टिव को इस तरह से पकड़कर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, तो मुझ पर भला कौन यकीन करेगा। अगर तुम खुद से अपना गुनाह कबूल करती हो तो भी इस बात का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। वो कहता है कि डिटेक्टिव की मौत के टाइम मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा था, इसलिए अच्छा होगा कि तुम कुछ टाइम तक मेरे सामने बिल्कुल नज़र मत आना, कहीं मैं तुम्हारी ही जान न ले लूँ। नेक्स्ट डे मुंचुन के फ्यूनरल पर सभी लोग आए थे। सबके चले जाने के बाद प्रोफेसर सैंग अभी भी वहाँ पर थे, तो ली उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि मैंने सुना है तुम भूतों को देख सकते हो। क्या तुम डिटेक्टिव मुंचुन को देख सकते हो? अगर देख सकते हो तो प्लीज़ उनसे कहना कि मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ़ करना, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। वो रोते रोते कहने लगता है कि उनकी मौत मेरी वजह से हुई है। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद सैंग मुंचुन के घर जाता है, क्योंकि अब वजीर का और उस घर से तो उसे वैसे ही नफरत हो गई थी, इसलिए वो यहाँ आया था। यहाँ उसकी अलमारी में सॉक्स देखकर वो याद करता है कि उसकी मॉम की मौत के बाद जब वो बहुत अकेला था तब मुंचुन उससे मिलने आया था और उसके पैर में सॉक्स नहीं थे, तो उसने अपने स्कार्फ से उसके पैर ढक दिए थे और तभी से वो सैंग को हर बर्थडे पर सॉक्स गिफ्ट किया करता था। वो उसके लिए बड़े भाई जैसा था। उसकी मॉम की मौत के बाद वो एक अकेला ऐसा इंसान था जो उसके इतने करीब था। उसे याद करते हुए वो बहुत ही फूट फूट कर रोने लगता है। फिर वो अपनी सारी रिसर्च को मुंचुन के घर में शिफ्ट कर देता है। उसके बाद ली को भी यहाँ बुलाता है और उसे बताता है कि मुंचुन ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। तो ली कहता है कि उनकी मौत से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि प्रोफेसर सैंग सही थे, इससे उनका क्या मतलब था। सैंग कहता है कि हमें उस कल्प्रिट को पकड़ना होगा और वो एक भूत है। तो ली उसे उन सारे केसेस की फाइल देता है जो कि वो और मुंचुन मिलकर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ली कहता है कि इसमें 1958 से लेकर अब तक पूरे 17 लोग मारे गए हैं। अगर वो कल्प्रिट सच में एक भूत है तो हमें उसे पकड़ना होगा।
सैंग उसे बताता है कि उसे पकड़ने के लिए हमें उससे जुड़े 5 ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना होगा और उसका नाम पता करना होगा। ली पूछता है कि क्या वो सैनिंग है, तो सैंग कहता है कि वो सैनिंग नहीं है। उस इविल स्पिरिट ने सैनिंग को पोजेस करके उन सारे लोगों की जान ली है। सैनिंग का उन सब की मौत से कोई लेना देना नहीं है। वो ली से पूछता है कि डिटेक्टिव की मौत से पहले तुमने कुछ अलग सा नोटिस किया था, तो वो बताता है कि हाँ, कूदने से पहले उन्होंने कुछ पेपर्स को जोर से पकड़ा हुआ था। यहाँ सैंग को याद आता है कि मुनचुन ने मोगदान से जुड़े कुछ पेपर्स को रिस्टोर करवाया था और कहा था कि उसे उनमें कुछ जरूरी बात पता चली है। वो ली से पूछता है कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है, तो वो मना कर देता है। सैंग को ये भी याद आता है कि सैनिंग ने अपनी दादी की मौत को विजन में देखा था, तो हो सकता है कि उसने मुनचुन की मौत को भी विजन में देखा होगा, इसलिए वो उसे कॉल करता है, पर वो कॉल नहीं उठा रही थी। इसके बाद ली उसी आदमी से मिलने जाता है जिससे मुनचुन ने मुगदान केस फाइल को रिस्टोर करवाया था, पर वो एक सिंगल कॉपी ही थी जिसमें विक्टिम की कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। तो ली उससे कहता है कि अगर आपको इसमें लिखा हुआ कुछ भी याद आता है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना। इसके बाद वो उस आदमी के पास जाता है जिसने मुनचुन को जांगजिंगरी के एक टीचर की इन्फॉर्मेशन दी थी। वो उसे उस फाइल की कॉपी देता है। इसे देखकर ली को पता चलता है कि ये भी गैंगमो से रिलेटेड था। उधर हम सैनियों को देखते हैं। वो सोकर उठती है तो उसने अजीब सी हालत बना रखी थी। उसके हाथों में कुछ काला लगा हुआ था, पर उसे नहीं पता था कि ये क्या है। जमीन पर भी वो कुछ लगा हुआ देखती है, तो उस काले निशान को फॉलो करते हुए वो एक कबर तक पहुंचती है और वहां उसे कुछ दिखता है। अब सैनिंग फोन नहीं उठा रही थी, तो सैंग भी यहाँ पहुंच गया था। वो देखता है कि सैनिंग एकदम चुपचाप बैठी थी और उसके चारों तरफ फर्नीचर उल्टे पड़े थे। उनमें कुछ एक जैसा पैटर्न भी बना हुआ था। सैनिंग कहती है कि ये उस इविल स्पिरिट ने बनाई है और जब से हमें वो ब्लैक रबर बैंड मिला है तब से मुझे बहुत ही कम चीज़ें याद रहने लगी है। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि अभी मैं हूँ या फिर वो इविल स्पिरिट। वो ये भी कहती है कि स्पिरिट ने हमें उस रबर बैंड और ब्लेड को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया। उसे तो अब डाउट हो रहा था कि उन्हें बचे हुए ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना चाहिए भी या नहीं। उसे लग रहा था कि कुछ तो गलत है, क्योंकि उसके डैड ने तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स ढूंढ भी लिए थे, पर फिर भी वो एंड में मारे गए। उसी तरह कहीं हम भी मारे ना जाएं। तो सैंग कहता है कि इसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा। वो उससे पूछता है कि तुमने कहा था कि जब वो इविल स्पिरिट किसी को मारती है तो तुम्हें विजन दिखता है, क्या तुमने मुनचुन के टाइम पर भी कुछ देखा था? तो वो याद करती है, उसे कुछ दिखता है। इससे पहले कि वो सैंग को कुछ बताती, उसके अंदर से वो स्पिरिट कहती है, अगर तुमने इसे कुछ बताया तो ये भी मारा जाएगा। तो वो कुछ नहीं बताती। फिर सैंग कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस इविल स्पिरिट को तुम्हारे अंदर से निकाल कर रहूँगा। उन पेपर्स में वही मेंशन था कि जांजगिरी गांव के टीचर की मौत के बाद गैंगो ने उनकी सारी चीज़ें ले ली थी। वो समझ आती है कि ये डॉक्यूमेंट उस स्पिरिट की कमज़ोरी है। वो नहीं चाहती थी कि इसके बारे में किसी को भी पता चले, और यही डॉक्यूमेंट ली के पास भी थे। ली फिर सैनिंग की मॉम से जाकर मिलता है और उनसे उस डॉक्यूमेंट के बारे में पूछता है, पर उसकी मॉम को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उधर सैनिंग भी उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी, तो वहाँ उसे वो कैमरा भी मिलता है और जांजगिरी गांव की एक मैनेजमेंट रिकॉर्ड बुक मिलती है। इससे उसे पता चलता है कि 7 जून को जंगिम कॉरपोरेशन ने बहुत सारे पैसे पेमेंट किए थे। ये वही दिन था जिस दिन मुगदान का किडनैप हुआ था और 24 जून को उसकी बॉडी मिली थी। मुगदान के मारे जाने के बाद गांव वालों को क्या क्या मिला था, वो सब चीज़ें भी इसमें मेंशन थी। सैनियों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसके डैड के पास कैसे आया। फिर वो अपने डैड की फ्यूनरल में आए लोगों के नाम देखती है ताकि कोई तो उसके डैड के बारे में कुछ बता सके। तभी ली भी वहाँ पहुँचता है। वो देखता है कि सैनिंग कहीं जा रही थी, तो वो उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ सैंग उन लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था जो मरने से पहले गैंगमो से मिले थे, क्योंकि उसका मानना था कि उन सभी लोगों को उस इविल स्पिरिट ने गैंगमो के जरिए मारा था। इसी सिलसिले में वो एक विक्टिम सियोरिन की कलीग से मिलती है। वो बताती है कि सियोरिन एक लाइब्रेरियन थी और मैंने एक डिटेक्टिव को उन बुक्स की लिस्ट दी थी जिन्हें सियोरिन ने मरने से पहले ढूंढा था। तो सैंग उससे वो लिस्ट मांगता है। इस पर वो कहती है कि आपको वो क्यों चाहिए? तो वो बताता है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर मैं एक भूत को ढूंढ रहा हूँ। उसने बहुत से लोगों को मारा है और मुझे लगता है कि सियोरिन उसके बारे में ज़रूर कुछ जानती थी। वो लड़की बताती है कि मुझे और सियोरिन को कुछ पुराने मटेरियल को प्रिजर्व करने का काम मिला था। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मरने से पहले सियोरिन बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी। वो एक बुक को फाड़ रही थी। उसके हाथों में भी वैसे ही निशान थे। लग रहा था कि कोई उससे ये करवा रहा है। लाइब्रेरी में उस बुक की कोई कॉपी नहीं थी, तो वो सैन को उस बुक का टाइटल और ऑथर का नाम दे देती है। फिर जो फाइल्स ली ने उसे दी थी वो उसे फिर से चेक करता है, तो उसमें उसे उसी ऑथर का नाम दिखता है। उसमें लिखा था कि उसने जानजिंग मिडिल स्कूल की छत से कूदकर जान दे दी थी। वो समझ जाता है कि उस बुक में ही ज़रूर कुछ सीक्रेट है जो वो स्पिरिट छुपाना चाहती है।
वहाँ सैन एक आदमी से मिलती है। ली भी उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया था। सैन उस आदमी से पूछती है कि मेरे डैड ने क्या कभी आपको जानजिंगरी गांव के बारे में कुछ बताया था? वो बताता है नहीं, वो बस एक गेस्ट के तौर पर यहाँ आया करते थे। उस आदमी से उसे पता चलता है कि ये होटल उसी जगह पर बना था जहाँ पर पहले आग लग गई थी और उसमें एक औरत की मौत हो गई थी। ये वही जगह थी जहाँ पर सैंग की मॉम ने सुसाइड किया था। फिर वो पूछती है कि यहाँ उसके डैड ने क्या कोई पेड़ लगाया था? तो वो कहता है कि हाँ, प्रोफेसर अपनी मौत से पहले यहाँ उस पेड़ को देखने भी आए थे। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। वो उस पेड़ के पास खोदते हुए कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या गलत हुआ है, उसे तो गायब हो जाना चाहिए था। वहाँ उन्हें एक रेड हेयर बैंड भी मिला था। वो आदमी बताता है कि उसके बाद यहाँ से वो ऐसे जा रहे थे जैसे कि वो किसी चीज़ से पजेस हो गए हों। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही थी तो मैंने उन्हें फ़ोन भी किया, पर अगले दिन पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। वापस आते हुए सैनिंग सोच रही थी कि उसके डैड तो इवन स्पिरिट को सील करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से उसे धुंधला दिखाई देने लगता है। वो अचानक से गाड़ी रोक देती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर हम देखते हैं कि वो अब एक अम्यूजमेंट पार्क में थी। वो गाड़ी के सामने आने वाली थी पर ली उसे बचा लेता है। सैनिंग देखती है कि अब रात हो चुकी थी। वो इस बात से डर रही थी कि वो यहाँ कैसे आई, तो ली से पूछती है कि अब मैंने क्या किया। वो बहुत ही घबरा जाती है और एक टैक्सी लेकर वहाँ से निकल जाती है। घर पहुंचकर वो खुद को अपने डैड के ऑफिस में लॉक कर देती है और वो रस्सी भी लगा देती है ताकि उसके अंदर की स्पिरिट यहीं पर कैद रहे और बाहर न जा पाए, क्योंकि जब भी बादल छाए रहते हैं या फिर बारिश होती है तभी वो स्पिरिट जागती है। तो वो पूरी रात यहीं पर बिताने वाली थी। दूसरी तरफ सैंग जिसको ढूंढ रहा था, उनके बेटे से उसे पता चलता है कि उस नाम से तो कोई बुक नहीं थी, लेकिन उन्हें 1959 के जानजिंग मिडिल स्कूल की ग्रेजुएशन ईयर बुक मिलती है। उस बुक में वो कुछ फोटोज और वैसा ही ड्राइंग नोटिस करता है जैसा कि उसने सैनिक के घर में देखा था, जो कि एक फुल मून की ड्राइंग थी। तभी नी भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे बताता है कि वो उस एवन स्पिरिट से मिला था। फिर हम देखते हैं कि जब सैनिंग ने अचानक से कार में ब्रेक मारे थे तो नी उसे फॉलो कर रहा था। सैनिंग की अजीब हरकतें देखकर वो समझ गया था कि वो उस समय एवन स्पिरिट थी। उसने ली से लिफ्ट भी मांगी थी और उसे अम्यूजमेंट पार्क जाने को कहा था। वो वहाँ बहुत खुश थी पर उसका मूड बदल रहा था। उसने ली से कहा था कि मेरी एक विश है कि कम से कम कोई एक तो हो जो मुझे पसंद करे। तो नी उससे कहता है कि हर क्राइम का एक मकसद होता है, तो तुमने डिटेक्टिव मुंचन को क्यों मारा? और अब तो तुम मर चुकी हो ना, तो सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए, तो तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो स्पिरिट ने कहा था कि जब तुम कभी मरे ही नहीं हो तो तुम मुझे ये सब कैसे बोल सकते हो? इस पर वो एक बच्ची का हाथ बहुत जोर से दबा देती है। वो रोने लगती है तो ली उसे खींचकर रोकने की कोशिश करता है। फिर वो कहती है कि मुझे बच्चों से बहुत ही चिढ़ है, वो बहुत शोर करते हैं और वही करते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। और फिर कहने लगती है कि ये कितना बोरिंग है, अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। इसके बाद वो एक गाड़ी के आगे आने वाली थी तो ली उसे बचा लेता है, पर अब वो स्पिरिट जा चुकी थी। ली सैन को बताता है कि उसकी बातों से लग रहा था कि वो ना तो बच्ची है ना ही एडल्ट है, वो एक टीनेजर लग रही थी। तो सैंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुग्धान तो बस 10 साल की थी। दूसरी तरफ सैनिंग को एहसास होता है कि वो स्पिरिट फुल मून की ड्राइंग बना रही थी। उसे वो विजन भी याद आता है जब उसने किसी को चाकू मारते हुए देखा था तो उसमें उसे फुल मून दिखाई दिया था। इसका मतलब इविल स्पिरिट ने मरने से पहले फुल मून देखा था। चेक करने पर उसे पता चलता है कि जिस दिन मोगदान गायब हुई थी तब से लेकर उस दिन तक जब उसकी मौत हुई थी, मतलब कि 7 जून से लेकर 24 जून तक के बीच में किसी भी दिन फुल मून था ही नहीं। उधर सैंग भी समझ आता है कि प्रोफेसर गैंगो इसलिए फेल हुए थे क्योंकि उन्हें स्पिरिट का सही नाम नहीं पता चल पाया। सैनिंग भी स्पिरिट की शैडो देखकर कहती है कि तुम मुग्धान नहीं हो ना। यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। अब ये तो कंफर्म हो गया है कि वो एविन स्पिरिट एक टीनेजर है और पॉसिबिलिटी है कि उस ईयर बुक में उसके बारे में कुछ तो होगा, उसकी फोटो या फिर उसका नाम, तभी तो वो स्पिरिट उसे सबसे छुपा रही थी। अब ये जानने के लिए कि आगे क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।